सेकंड चैप्टर का थर्ड पार्ट आ गया बच्चे, आज ये स्टार्ट करेंगे हम। तो सेकंड चैप्टर का थर्ड पार्ट क्या है? इंडस्ट्रियल सेक्टर इन बिटवीन 1950 टू 1990। इससे पहले हमने एग्रीकल्चर किया। अब कंटेंट यही है बच्चे, द इंट्रोडक्शन, फीचर, नीड्स, ये तो बस जस्ट हम रीडिंग लगाएंगे। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट पार्ट एज पर द एनसीईआरटी। बस एक ऐसे हमें तो पॉइंट पता होना चाहिए, बाकी ये तीनों पॉइंट तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। नाउ अब जो मेनली जो ये पार्ट है, जो रिफॉर्म्स हुए, जो स्टेप्स जो ली गई, वो तीन ली गई। एक तो पब्लिक सेक्टर का रोल इंक्रीज किया गया, तो पब्लिक सेक्टर के बारे में पूरा पढ़ेंगे। व्हाट इज पब्लिक सेक्टर, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज, लिमिटेशन। देन इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन 1956, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। बस एक ही टॉपिक इसमें टारगेटेड है, आपको बस एक जगह फोकस कर लो, आईपीआर ढंग से समझ लो। बाकी ये पब्लिक सेक्टर और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तो बहुत ईजी से टॉपिक है। तो ये बहुत ईजी सा टॉपिक है इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो ये मेनली 3 पॉइंट इसमें हम कवर करेंगे, जिसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट है आईपीआर 1956, जिसपे क्वेश्चन आता है। और शायद ये आया हुआ है आईपीआर का क्वेश्चन भी रिसेंटली आया है, मेरे को ऐसा लगता है कि लास्ट टू लास्ट ईयर में। दिव्या बताओ, आया क्या स्कैनर में क्वेश्चन आईपीआर का? चेक करो एक बार। तो देखिए, अब सबसे पहले इंट्रोडक्शन में चलते हैं। इंट्रोडक्शन टॉपिक में आपको क्या ध्यान रखना है? एक तो मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, और एक 5 ईयर प्लान। कौन सा 5 ईयर प्लान जो था, उसमें मेन फोकस था ऑन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की डेफिनेशन क्या बोलोगे आप? पता ही है ना इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर द सेक्टर इन विच क्या होता है, जो इनपुट्स आर कन्वर्टेड इनटू फाइनल गुड्स। ठीक है, तो प्रोडक्शन की जो डेफिनेशन होती है वही का आपको मार्क करने है। एक तो इसका मीनिंग लिख देना, दूसरा सेकंड आप लिख लेना, सेकंड 5 ईयर प्लान आप लिख लेना। और एक जो ये जो डेटा है इसमें, द इंडस्ट्रियल सेक्टर contribute to the national income in the India's more than 20%. This shows the importance of the main features. तो इसका मतलब है, तो फीचर्स के लिए दे रखा है कि आज प्रेजेंट में हम देखें तो जो 20% कंट्रीब्यूशन है वो है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ये तो अलग से चीज़ है, बाकी इसमें तो बस आपको ये ध्यान रखना। बाकी तो वही सारा दे रखा है जो इंट्रोडक्शन के अंदर फर्स्ट चैप्टर का ही सारा यहाँ लिखा हुआ है, सब कुछ फर्स्ट चैप्टर वाली सारी चीज़ें लिखी हुई है। बस आपको ये ध्यान रखा है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या होता है और कौन सा 5 ईयर प्लान था। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था वो टोटली फोकस ऑन द इंडस्ट्रियल सेक्टर ना। उसके बाद में चलते हैं फीचर्स। अब ये फीचर्स और इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो बेसिकली आपको बस पॉइंट पॉइंट देख लेना है, इसमें डिटेल में नहीं जाना है आपको। वैसे ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एनसीईआरटी में बिल्कुल भी गिवन नहीं है। तो बस ये तो हम इसलिए बस जस्ट इसलिए देख रहे हैं कि भाई थोड़ा आइडिया हमारे को रहे। तो देखिए, फीचर्स ऑफ द स्ट्रेटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एक तो ये पॉइंट है, और दूसरा क्या है इसके नीड फॉर या इंपॉर्टेंस ऑफ रोल, ये 2 पॉइंट्स है। तो बेसिकली जब हम आंसर लिखेंगे, कोई अगर आंसर आता है, जैसे इसका आगे क्वेश्चन आएगा अचीवमेंट्स एंड फेलियर्स, जैसे ग्रीन रिफॉर्म के तो मैंने अचीवमेंट और फेलियर्स कर लिए। अब आगे क्वेश्चन आएगा इंडस्ट्रियल सेक्टर के भी आएंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर और फॉरेन ट्रेड के भी आगे क्वेश्चन बनता है, जिसमें अचीवमेंट्स और फेलियर्स का क्वेश्चन आता है, जो हम लास्ट में करेंगे अभी। तो उस टाइम में फिर ये पॉइंट्स हमारे इनडायरेक्टली बड़ी हेल्प करेंगे, तो इनडायरेक्टली हमारे लिए काम आएंगे। तो इसमें सबसे पहला काम रहेगा आपका पॉइंट याद कर लो बस। आप डिटेल में आपको ब्रीफिंग बता दूंगा, बस वो ब्रीफिंग ही आपको काफी है। तो फटाफट एक बार जो है फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल स्ट्रेटेजी ऑफ द इंडस्ट्रियल ग्रोथ, फीचर्स ऑफ द स्ट्रेटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इसके जो पॉइंट्स है बस वो याद करने आपको। तो जस्ट कितने पॉइंट है इसमें? एफ तक पॉइंट है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है? एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, याद करो एक बार फटाफट। सेकंड क्या है? लिमिटेड रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो देखिए, अब इसको याद करने का तरीका बताता हूँ। पॉइंट्स याद करने हैं बस आपको, बाकी डिटेल में नहीं जाना इसमें, क्योंकि ये हमारे लिए एनसीईआरटी में गिवन भी नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो देखिए, पॉइंट अगर आप याद करें कि फीचर्स, मतलब पहले तो टॉपिक को समझो कि हम क्यों देख रहे हैं, इसको क्यों पढ़ रहे हैं। फीचर्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये ऑलरेडी हमने फर्स्ट चैप्टर में कवर कर ही लिया ना। ये फर्स्ट चैप्टर में फीचर्स तो हमारे हो ही गए। कैसे कि वही तो फीचर्स थे कि भाई डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि वहाँ कैपिटल गुड्स वर लेकिंग थी, लॉपसाइडेड मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी, पब्लिक सेक्टर का लिमिटेड ऑपरेशन था। तो बस उन्हीं को अपोजिट कर दिया यहाँ। तो देखो, जो प्रॉब्लम्स थी ना फर्स्ट चैप्टर में, उन्हीं को अपोजिट करके क्या बन गए? वो फीचर्स ऑफ स्ट्रेटेजी। हमारी स्ट्रेटेजी के फीचर्स मतलब मेन फोकस क्या रहा, जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई इंडस्ट्रियल सेक्टर की, उस
स्ट्रेटजी में हमारा जो मेन फोकस था इंडस्ट्रियल सेक्टर पे वो किन एरियाज पे रहा, तो किस पे रहेगा बताओ, जो हमारी प्रॉब्लम्स थी। प्रॉब्लम्स क्या थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन करना था, उसको उल्टा करना है, वही तो फोकस रखेंगे हम। कैपिटल गुड्स डेवलप नहीं थी, उनको डेवलप करना था, ठीक है। लॉपसाइडेड मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी, उसको हमें क्या करना था। आप अगर वाइस वर्सा भी लिख देंगे ना, वो पॉइंट वाइस वर्सा करके भी लिख देंगे तो वो भी सही माना जाएगा, क्योंकि वही सारी चीजें हैं, इनडायरेक्टली भी देखना आप। और लिमिटेड पब्लिक सेक्टर, आपने देखा था कि लिमिटेड ऑपरेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये बन गया कि एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, क्योंकि आपको पता है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उसमें पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट का रोल बहुत जरूरी है, बिकॉज इसमें हैवी इन्वेस्टमेंट होता है, ये डिपेंड होता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, सब पे, तो वो गवर्नमेंट ही कर सकती है। तो आपने अभी आईपीआर में हम पढ़ेंगे कि पूरा का पूरा जो 1950 से 1990 तक है उसमें गवर्नमेंट सेक्टर का बड़ा रोल इंक्रीज कर दिया था, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली हो रही थी और वो लिमिटेड थे। तो दो पॉइंट तो यही बन गए कि पब्लिक सेक्टर का क्या हुआ, एक्सपेंशन, और प्राइवेट सेक्टर को क्या कर दिया, लिमिटेड, क्योंकि पहले इनइक्वालिटीज थी और ज्यादा इनकम की इनइक्वालिटीज हो रही थी, और एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को क्या कर दिया बड़ा। तो तीन पॉइंट तो आपस में कनेक्टेड ही हो गए, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या थी, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड थी, और लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी, वो आगे पूरा पूरा टॉपिक पढ़ेंगे हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का, पूरा इसमें टॉपिक डिटेल में कवर करेंगे आगे। तो ये तीन पॉइंट तो ये हो गए। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर किस पे डिपेंड होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो मेन फोकस क्या था कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, ताकि जिससे कि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज सेटअप हो, ठीक है। इसके अलावा और क्या पॉइंट था, ये हो गए इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। तो ये आगे पूरा टॉपिक फॉरेन ट्रेड, यही तो है जो फोर्थ पार्ट है चैप्टर सेकंड का, वो है इंपोर्ट्स फॉरेन ट्रेड। उसके अंदर पढ़ेंगे कि इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन मतलब पहले क्या था, हमारा जो एक्चुअली हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर का डिइंडस्ट्रियलाइजेशन इसलिए तो हुआ क्योंकि हम बाहर से क्या कर रहे थे, इंपोर्ट्स कर रहे थे फिनिश्ड गुड्स का, तो उसको हमें क्या करना था, बैन करना था, तभी तो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या होगा, ग्रो करेगा। तो इसलिए हमने हमारी स्ट्रेटेजी में क्या किया, जो इंपोर्ट्स थे उनका सब्सटीट्यूशन क्रिएट किया, मतलब उसको डोमेस्टिकली हमने प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया, तभी हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो वो हमारा फोकस रहा है कि भाई ज्यादा से ज्यादा हम क्या करेंगे, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करेंगे। और आज भी वैसे फोकस यही है इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने के लिए, आज भी गवर्नमेंट का मेन फोकस यही चल रहा है अभी। देन उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री, तो इसमें आपने देखा था कि क्लोज्ड इकोनॉमी कर दी थी हमने उस टाइम में, टैरिफ्स और कोटाज वो आगे हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे। तो हमने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए जो मशीन मेड प्रोडक्ट्स थे, जो जिनका कंपटीशन डायरेक्ट था, उनको हमने क्या कर दिया था, उनमें हैवी टैक्स ड्यूटीज लगा के कंपटीशन हमने कर दिया, खत्म कर दिया था। और डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर आ ही गया, और डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हमने डिस्कस कर ही लिया। तो इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए कि भाई आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे लीडर्स ने इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर जो स्ट्रेटजी अडेप्ट की, उसके क्या मेन फीचर थे, क्या मेन फोकस था उनका। तो ये हमारे को क्लियर हो गया कि उस टाइम में पब्लिक सेक्टर को उन्होंने ज्यादा फोकस किया, प्राइवेट सेक्टर को लिमिटेड किया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ाया, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन किया, डोमेस्टिक प्रोड्यूस को प्रोटेक्ट किया। तो ये सारी आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी सामने आ गई कि उस टाइम में इंडस्ट्रियल सेक्टर को इस तरीके से उन्होंने डेवलप किया, ये स्टेप्स ली। तो ये एक हमारे को नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे तो पढ़ते पढ़ते जाएंगे तो वो वाली एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं होगी। और फिर कई बार क्या होता है, जब आप आंसर लिखते हो तो आंसर लिखते लिखते आपके माइंड में कुछ आता ही नहीं है कि यार मैं क्या लिखूं, ब्लैंक हो जाते हो आप। तो एटलीस्ट आपके बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें होगी तो आप एक अच्छी क्वालिटी ऑफ आंसर लिख सकते हो। तो उस तरीके से भी काम आते हैं ये इनडायरेक्टली हमारे लिए। तो इसमें बस पॉइंट याद करने, ब्रीफ में मैंने समझा ही दिया आपको ना। ऐसे नीड फॉर एन रोल इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो आपको पता है इंडस्ट्रियल सेक्टर के रोल्स हैं, वो तो हम बेसिकली ऐसे भी डिस्कस कर सकते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का हमारी कंट्री में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है। तो आपको पता ही है कि अभी देखा था आपने 20% हमारे जीडीपी नेशनल इनकम इसका कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉयमेंट में इसका बहुत कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, फॉरेन ट्रेड के अंदर। इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। देखिए सबसे पहला तो पॉइंट यही था कि आपको रीजनल इम्बैलेंस खत्म करना है, तो उसमें इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो ये रीजनल बैलेंस को मतलब इनइक्वालिटीज दोनों ही खत्म करता है, ये पर्सनल और इनइक्वालिटीज जो था रीजनल वाली। तो ये रीजनल बैलेंस, ठीक है। सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी को अगर सेल्फ रिलायंट इंडिपेंडेंट करना है तो उसमें इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होना जरूरी है, अदरवाइज हम डिपेंडेंट ही रहेंगे। डिपेंडेंट इकोनॉमी वो होती है जिसका इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप नहीं होता है, तो सेल्फ रिलायंट होना हमें। एक्सपेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये मैंने बता ही दिया आपको, भाई एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना होता है, ठीक है। इंक्रीज इन द रोल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये बता ही दिया कि जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होता है।
देन उसके बाद में ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी तभी होगी जब आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप होगा। तो ये सारे पॉइंट्स है, तो ये तो बिल्कुल कॉमन से पॉइंट्स है जो हमने डिस्कस किए। बस केवल अब अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन द इकोनॉमी, ये तो कॉमन क्वेश्चन होता है जनरल, भाई आपको पता होना चाहिए इतना। तो ये तो बेसिक्स हैं कि भाई इंडस्ट्रियल सेक्टर का हमारी इकोनॉमी में क्या रोल है, एग्रीकल्चर का क्या रोल है। तो वैसे ही एग्रीकल्चर का रोल हमने पढ़ा था, वैसे ही यहाँ भी पढ़ेंगे इसका रोल एंड इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसका रोल एंड इंपॉर्टेंस यही है, किसी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, रीजनल इम्बैलेंस खत्म होता है। तो इस तरीके से बस पॉइंट पॉइंट आप पढ़ लो डिटेल। इसकी पहली बात तो क्वेश्चन आएगा ही नहीं डायरेक्टली, और अगर आता भी है तो पॉइंट याद है तो आप अपने मन से कुछ भी लिख के आएंगे रिलेटेड, तो वो सब सही होता है इसमें, क्योंकि सब बच्चे इसमें क्या करते हैं, अपने अपनी ओपिनियन से, अपने अपने लॉजिक से आंसर लिखते हैं। तो जो ओपन एंडेड होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, उसका आंसर याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस उसके पॉइंट याद करके फिर आप अपने हिसाब से आंसर अपनी लॉजिक के साथ लिख के आएंगे, देन वो मार्क्स मिल जाते हैं। तो उसमें फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। रटने की जरूरत कहाँ पड़ती है, जो स्पेसिफिक टॉपिक होता है, जो टेक्निकल होता है, वहाँ फिर हमारे को कीवर्ड्स याद करके उसको प्रॉपर तैयार करना होता है। अदरवाइज उसमें अगर अपन ऐसे आंसर लिख के आएंगे तो फिर पूरे मार्क्स नहीं मिलते। तो आई होप ये नीड और रोल एंड इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स कर लोगे आप लोग, पॉइंट पॉइंट याद करने केवल, यस और नो? यस सर। अब देखिए पब्लिक सेक्टर, तो आज हम पब्लिक सेक्टर पर भी 5 मिनट में हो जाएगा, ये पब्लिक सेक्टर कर लेते हैं। फिर कल हमारी क्लास में 2 टॉपिक बचेंगे, इसमें आईपीआर और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इवन कल तो हम फॉरेन ट्रेड ये सारा मिला के खत्म ही कर देंगे, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये बहुत ईजी सा है आगे। तो इसलिए अब पब्लिक सेक्टर को फटाफट खत्म कर देते हैं हम। देखिए पब्लिक सेक्टर में हमें 3 चीज़ें करनी है। फर्स्ट उसका मीनिंग, सेकेंड उसकी इंपॉर्टेंस, और थर्ड इसकी लिमिटेशन। तो अब मैं तो आपको एक सिंपल सी टास्क दे देता हूं, आप खुद ही अपने आप ही डेवलप कर लोगे इस टॉपिक को। कैसे कि भाई आज जो पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट है, आप सिंपल सी एक बैंक का एग्जांपल ले लीजिए, एक गवर्नमेंट बैंक ले लो और एक प्राइवेट बैंक। अब आप बताओ दोनों में क्या डिफरेंस है, बोलो बच्चे। तो लिमिटेशन के लिए तो आप ये वाला पॉइंट डिस्कस कर सकते हो कि भाई जो गवर्नमेंट बैंक है उसके अंदर जो फैसिलिटीज है वो सारी चीज़ें आप लिमिटेशन तो ऐसे निकाल सकते हैं। इंपॉर्टेंस की बात करें तो जैसे आप एग्जांपल ले लो, आज राजस्थान में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की बात करें, इंडिया में रेलवे की बात करें, डिफेंस की बात करें। इंपॉर्टेंस के लिए हम इन ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल ले सकते हैं कि भाई इनका रोल हमारी इकोनॉमी में क्या है। अगर ये गवर्नमेंट सेक्टर के पास है तो इनका कितना बड़ा रोल है, अगर ये प्राइवेट सेक्टर के पास तो एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा। तो पब्लिक सेक्टर के पास होने से रीजनल इम्बैलेंस, मोनोपोली पे कंट्रोल होता है, सोशल वेलफेयर बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है कि ये कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जिनमें गवर्नमेंट का रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बेसिकली डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो कॉमन मैन है उस पर इफेक्ट पड़ता है। आज जैसे रेलवे का मोटिव क्या है कि मिनिमम रेट पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना। इलेक्ट्रिसिटी राजस्थान में अगर हम बात करें तो पूरी गवर्नमेंट के पास है, बिकॉज इसमें प्राइवेट सेक्टर आएगा तो एक्सप्लॉयटेशन करेगा। तो इस तरीके से आप अपने मतलब इससे वेरी सराउंडिंग यू, आप उस तरीके से मतलब एक मैं आपको लॉजिक दे रहा हूँ कि वो थे समथिंग बेटर देन नथिंग। जब एग्जाम में कुछ याद ही नहीं आ रहा तो यार इस तरीके से लॉजिक क्रिएट करके हम आंसर लिखें, तो उससे क्या होता है फिर रटना नहीं पड़ता। तो देखिए अब सबसे पहले 1 बाय 1 चलते हैं। पहले हम मीनिंग चलते हैं। पब्लिक सेक्टर क्या होता है, द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्राइजेज विच इज मैनेज एंड ओन बाय द गवर्नमेंट, ये पब्लिक सेक्टर हो गया। तो मीनिंग तो हम ऐसे लिख देंगे, जो गवर्नमेंट जिसे भी एंटरप्राइजेज को वो डेफिनेशन आ जाएगा। अब इसकी आती है रोल इंपॉर्टेंस। तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इन राजस्थान, रेलवे, डिफेंस, इनको लेके आप आराम से सोच सकते हैं कि यार इनका हमारी इकोनॉमी में क्या रोल है। तो उस हिसाब से आप सारी इंपॉर्टेंस ले सकते हैं। तो देखो कि इसमें स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस अगर गवर्नमेंट होगा, जैसे मैं एक ऐसे भी एग्जाम्पल ले सकते हैं राजस्थान और गुजरात। राजस्थान और गुजरात में आप देखिए क्या डिफरेंस है कि वहाँ की गवर्नमेंट है वो जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में उन्होंने बहुत हेल्प की है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। तो वहाँ क्या हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने से इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप हुआ है। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर का बहुत बड़ा रोल पड़ता है, गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब तक गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेगी तब तक आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप नहीं होगा। राजस्थान में आज इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप क्यों नहीं है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, वीक है, यहाँ की गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस नहीं किया। जब गुजरात ने क्या किया, वहाँ फोकस किया। तो ये पॉइंट बन जाता है। और पब्लिक सेक्टर क्या करता है, गवर्नमेंट क्या करता है कि बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करता है, इंडस्ट्रियल बेस डेवलप करता है और स्ट्रॉन्ग बेस डेवलप करता है, और उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करता है, दोनों चीज़ें करता है। देन प्रिवेंट टू मोनोपोली, मैंने बता दिया कि गवर्नमेंट सेक्टर की जरूरत क्यों है, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर वो मोनोपोली कर लेगा, फिर वो प्राइस का ज़्यादा चार्ज करेगा, एक्सप्लॉयटेशन, तो उस मोनोपोली को कंट्रोल करता है। देन डेवलप द बैकवर्ड एरियाज, रीजनल इम्बैलेंस क्रिएट खत्म करेगा।
जैसे एक पर्टिकुलर स्टेट डेवलप हो रहा है, एक नहीं हो रहा, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, जो स्टेट डेवलप नहीं हो रहा वहां जाके इंडस्ट्रीज को सेटअप करेगी, तो उससे क्या होगा, फिर प्राइवेट सेक्टर भी आएगा, तो इस तरीके से इंबैलेंस जो है वो खत्म हो जाएगा। अदरवाइज तो क्या होगा, रीजनल इंबैलेंस क्रिएट हो जाएगा। तो ये 2 पॉइंट तो क्या हो गए, रीजनल और पर्सनल और रीजनल इंबैलेंस दोनों वही तो पॉइंट है, मोनोपोली और ये वाला। देन उसके बाद में प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, ये तो है ही भाई, डेफिनेटली गवर्नमेंट, आज गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कितने लोग एम्प्लॉय काम करते हैं, एम्प्लॉयमेंट डेफिनेटली डेवलप होता है। तो इस तरीके से टू प्रमोट द इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। तो उस टाइम में क्या था, जब हम इंडिपेंडेंस के बाद बात करें तो उस टाइम में 2 मेन इंपॉर्टेंट थे कि एक तो हमारा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन करना था तो वो गवर्नमेंट ही कर सकती थी, प्राइवेट सेक्टर उस टाइम में इतना कैपेबल नहीं था। और दूसरा कि वहाँ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करने की ज़रूरत थी, तो गवर्नमेंट ही ऐसा कर सकती है, बाकी लोग तो क्या करेंगे, प्रॉफिट को देखेंगे। और उस टाइम में इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन भी करना था, मतलब हमारे को डोमेस्टिक इंडस्ट्री को क्या करना था, बेस देना था, उसको इंक्रीज करना था, तो वो सारी, तो उस तरीके से भी आप सोच सकते हैं। तो इसके इंपॉर्टेंस के पॉइंट है। लिमिटेशंस मैंने आपको बता ही दिए, कल और डिस्कस कर लेंगे, मैं एक बार के लिए मैं फटाफट बता रहा हूँ, फिर कल आप पढ़ के आइएगा, कोई डाउट होगा तो मैं और बता दूंगा। अब इसकी लिमिटेशन मैंने देखा कि आज पब्लिक सेक्टर, मैंने कहा कि गवर्नमेंट बैंक ले लीजिए, प्राइवेट बैंक, तो वो ये डिसीजन डिले होता है, ओवर स्टाफिंग होती है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम क्या है कि उनके अंदर क्या होता है, डिसीजन डिले होता है, ओवर स्टाफिंग होती है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, और इसकी वजह से वो क्या करते हैं, लॉस जनरेट करते हैं, और फिर वो गवर्नमेंट पे क्या बन जाते हैं, बर्डन। तो यही पॉइंट दे रखे हैं सारे। देखिए आप, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि ओवर स्टाफिंग होगा, फिर वो क्या होगा, ब्यूरोक्रेटिक डिले होंगे, है ना, अंडर यूटिलाइजेशन, ये 3 पॉइंट तो ये आ गए। जब वो अंडर यूटिलाइज होगा, ओवर स्टाफिंग होगा और डिले होंगे, डिसीजन डिलेज, तो फिर वो क्या करेंगे, लॉस जनरेट करेंगे, और लॉस जनरेट करेंगे तो गवर्नमेंट पे क्या बन जाएंगे, बर्डन, बर्डन ऑफ सिक यूनिट्स। ऐसे कनेक्टिविटी क्रिएट कर सकते हैं। ये 3 मेन प्रॉब्लम हो गई पब्लिक सेक्टर की, अंडर यूटिलाइजेशन, ओवर स्टाफिंग और डिले। पे आज पब्लिक बैंक और गवर्नमेंट बैंक में ये तो फर्क है, गवर्नमेंट बैंक में या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आप जाओगे तो वो क्या करेंगे, डिले कर देंगे आपके काम को कि आज ये नहीं आया। वो ओवर स्टाफिंग मतलब रिक्वायर्ड 2 पर्सन की है, 4 उन्होंने हायर कर रखे हैं। और अंडर यूटिलाइजेशन मतलब काम ही नहीं करते अपना, जितना काम उनको करना होता है एम्प्लॉयज वो कर ही नहीं पाते या करना ही नहीं चाहते। तो ये 3 मेन प्रॉब्लम्स होती है। तो इनकी वजह से फिर क्या होगा, लॉस। एक प्राइवेट बैंक में लॉस क्यों नहीं होता और एक पब्लिक सेक्टर के बैंक में क्यों होता है, तो ये 3 रीजन होते हैं बेसिकली। फिर लॉस होता है, लॉस होता है तो गवर्नमेंट पे क्या बन जाता है, बर्डन। तो इस तरीके से आप ये पॉइंट डेवलप कर सकते हैं। आज का टॉपिक हमारा इस चैप्टर का सबसे टारगेट स्टडी और इंपॉर्टेंट है, और वो है आईपीआर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन 1956। इससे पहले भी कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी क्या, ये फर्स्ट थी? Yes, sir. कौन सी थी? Sir, IPR 1948. बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो उससे पहले ये क्वेश्चन आता है एक्चुअली बोर्ड में, आप लोगों के पास तो स्कैनर है, आप स्कैनर में देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में कि भाई फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो वो वैसी उसको हम क्यों नहीं पढ़ते, क्या रीजन है बताओ, और इसको क्यों पढ़ते हैं, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी को क्यों नहीं पढ़ते हम डिटेल में? क्योंकि वो क्या थी, वेल ऑर्गेनाइज नहीं थी, इतना डिटेल में नहीं था, तो ज़्यादा जो रिमार्केबल थी और वो थी, वो यही पॉलिसी थी, तो इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। अब आईपीआर 1956 की अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली 2 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। कौन बताएगा? तो बताओ एक बार स्कैनर में देख के बताओ कि आईपीआर से रिलेटेड 3 इयर्स में कोई क्वेश्चन आया है क्या, चेक करके। एमसीक्यू आया, इसके अलावा बड़ा क्वेश्चन नहीं आया अभी तक? नो सर, 1 मार्कर्स ही है। तो इसका मतलब इस बार वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर ये हमें कह सकते हैं कि इस बार इसका क्वेश्चन फिर 3 to 4 मार्क्स या हो सकता है 6 मार्क्स में भी आ जाए, तो टारगेट स्टडी में इसका मतलब इंपॉर्टेंट है अब ये। तो देखिए आईपीआर जो है, इस पे 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कोई बता सकता है? वैसे अपने नोट्स में दे रखे हैं 2 टाइप के, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन कि एक्सप्लेन आईपीआर 1956, तो इसके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या लिखोगे, मीनिंग लिखोगे। और हालांकि जैसे इसमें अपने नोट्स में तो मीनिंग भी दे रखा है, ऑब्जेक्टिव भी दे रखा है, बट ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी में शायद नहीं दे रखे, तो हमने एडिशनल डाल रखा ऑब्जेक्टिव। उसके बाद फिर ये 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन, तो 3 पार्ट में इसका आंसर लिखना है अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और सेकंड क्वेश्चन नोट्स में लिखा हुआ है, जो एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है, तो मैंने वो क्वेश्चन आंसर करके यहाँ डाल रखा है पूरा कि वाई एंड हाउ द प्राइवेट सेक्टर रेगुलेटेड अंडर द आईपीआर 1956। अब मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने बच्चों को आईपीआर पढ़ा दिया, उनको समझ में भी आ गया,
उसके बाद भी वो एग्जाम में गलती करके आते हैं, और वो क्या करते हैं, जब ऐसे क्वेश्चन आ जाता है तो वो समझते हैं कि आप कैसे आंसर लिखें। तो इसलिए ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसका पूरा आंसर कैसे लिखना है, इसके कीवर्ड सारे हम डिस्कस करेंगे। तो दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एक डायरेक्ट और एक नाउ। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आज की क्लास में हम क्या कवर करने जा रहे हैं, आईपीआर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956। नाउ सबसे पहले हम इसका मीनिंग का डिस्कशन करेंगे, 3 पार्ट में पढ़ेंगे इसको, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन। नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग। आईपीआर की मीनिंग डिफाइन करने के लिए आप इसमें एक लॉजिक क्रिएट कर लो, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ठीक है ना। तो ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी जहां लिखा हुआ है इसी से हम डेफिनेशन बना लेंगे। फिर पॉलिसी वर्ड से देखिए आप, जैसे स्कूल की पॉलिसी है, व्हाट डू मीन बाय पॉलिसी, जो स्कूल की पॉलिसी होती है उसका क्या मतलब है, पॉलिसी ऑफ स्कूल, क्या इसका क्या मतलब है, आप कैसे समझाएंगे इसको? एग्जैक्टली, जनरल गाइडलाइंस, रूल्स रेगुलेशन, जनरल गाइडलाइंस, ये स्कूल की पॉलिसी होती है। वैसे ही उस टाइम में क्या हुआ, हमारे को इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करना था, और इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने के लिए आपने देखा ही फर्स्ट चैप्टर में, देयर वाज ए ह्यूज एक्सप्लॉइटेशन एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट। तो अब अगर उसको प्रॉपर तरीके से हमारे को स्टैब्लिश करना था तो विदाउट रूल्स रेगुलेशन पॉसिबल नहीं था। तो अब हम कह सकते हैं कि आईपीआर मतलब इट वाज ए, क्या था, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इस तरीके से हम इसका लॉजिक क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू विच द गवर्नमेंट रेगुलेट द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन द इकोनॉमी। तो इस तरीके से हम डेफिनेशन बना लेंगे। फिर आते हैं कि भाई देखिए, अभी रेजुलेशन लेड रोड मैप ऑफ सेकेंड 5 ईयर प्लान, और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो फोकस रहा था वो सेकंड 5 ईयर प्लान में रहा था। तो ये 5 ईयर प्लान के भी कई बार 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो भी लिखा हुआ है। देन उसके बाद में आप चलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव, कि भाई इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे। तो ऑब्जेक्टिव कहां से आएंगे, प्रॉब्लम क्या थी, वैसे तो ऑब्जेक्टिव बनेंगे। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की प्रॉब्लम हमारे को फर्स्ट चैप्टर में पता ही है कि भाई कैपिटल गुड्स वर लेकिंग था, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था, है ना, ये सब फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। लॉपसाइडेड मॉडर्न इंडस्ट्री था, पब्लिक सेक्टर का रोल नहीं था, प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली हो गई थी, और अभी भी हमने इसमें फीचर्स में पढ़ाई था, फीचर्स में हमने पढ़ाई है। तो वही सारे पॉइंट यहाँ बस लिखने हैं आपको, कोई एडिशनल आपको कुछ नहीं करना। तो देखिए वही सारे पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट देखिए, टू एक्सेलरेट द रेट ऑफ ग्रोथ एंड स्पीड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिकॉज एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस और ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल देयर वाज ए डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज बैकवर्ड था, तो उसको हमें क्या करना था, डेवलपमेंट करना था। सेकेंड, टू डेवलप द हेवी इंडस्ट्रीज, भाई हमने देखा था कि कैपिटल गुड्स वर लेकिंग, विदाउट कैपिटल गुड्स हेवी इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियलाइजेशन हो ही नहीं सकता, तो वो उनको डेवलप करना था। देन टू एक्सपेंड द पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर क्यों एक्सपेंड करना था, ये हम पढ़ ही चुके हैं। ये पब्लिक सेक्टर क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो उसकी इंपॉर्टेंस भाई पब्लिक सेक्टर के बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं था, उस टाइम में लिमिटेड ऑपरेशन पब्लिक सेक्टर था। देन टू रिड्यूस द डिस्पैरिटीज इनकम एंड वेल्थ, तो आपने देखा लोप साइडेड मॉडर्न इंडस्ट्री मतलब वही था, डिस्पैरिटीज थी, तो डिस्पैरिटीज को हमें खत्म करना था। तो मतलब जो प्रॉब्लम्स थी ना उन्हीं को आप क्या बना दो, ऑब्जेक्टिव बनाना है। टू बिल्ड ए लार्ज एंड ग्रोइंग कोऑपरेटिव सेक्टर्स, तो उसको हमें बिल्डअप करना था। टू प्रिवेंट द मोनोपोलीज, कि उस टाइम में जो प्राइवेट सेक्टर थे वो सेलेक्टेड लोग थे, टाटा अंबानी उनकी मोनोपोली थी, और मोनोपोली हमेशा क्या होती है, कंज्यूमर के लिए एक तरीके से एक्सप्लॉइटेटिव होती है। तो आई होप इस तरीके से मीनिंग और ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत बताओ, हो जाएगा डेवलप नाउ। अब उसके बाद हम चलते हैं 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन, ये तो बहुत इजी है। 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन में क्या था कि आईपीआर में क्या करा था, जो पूरी इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था। तो फर्स्ट कैटेगरी क्या थी, एक्सक्लूसिवली फॉर द गवर्नमेंट। सेकंड क्या थी, बोथ कंबाइंड पब्लिक और प्राइवेट, जिसमें पब्लिक का रोल ज़्यादा था, एक जो प्राइवेट था वो एक सपोर्टिव था। और थर्ड क्या था, बाकी जो रेस्ट बचा वो सारा क्या था, फॉर द प्राइवेट सेक्टर। तो जस्ट रीड आउट, सारा लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए इसको एक बार, बस ये याद रखना है इसमें, बाकी रीडिंग लगा लीजिए आप। तो 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन हो गया। डायरेक्ट क्वेश्चन अब आप आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे, आईपीआर पे एक शॉर्ट नोट्स आता है या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कुछ भी आए आईपीआर से रिलेटेड यही इंफॉर्मेशन है हमारे पास, तो यही आंसर हम लिखेंगे एज पर द एनसीईआरटी, हमारे पास यही है, तो हम यही हमारा आंसर बनता है, इसके अलावा हमें करने की जरूरत नहीं है। आई होप आईपीआर क्लियर है क्या? Yes, sir. नाउ
उसके बाद न्यू स्टूडेंट बताओ, गुनगुन क्लियर है या? क्योंकि ये लोग तो बाकी तो सब सेकंड टाइम पढ़ रहे हैं सब, और वैसे मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ ना। उसके बाद फिर नेक्स्ट चलते हैं ये क्वेश्चन आ जाए और उसका आंसर। तो देखो क्या लिखा है, वाई एंड हाउ। यहाँ दो क्वेश्चन हो गए एक तरीके से, वाई एंड हाउ वॉज प्राइवेट सेक्टर रेगुलेटेड अंडर द आईपीआर। तो भाई प्राइवेट सेक्टर को क्यों लिमिटेड ऑपरेशन किया और क्या रीजन थे? तो इसमें देखिए सबसे पहला आंसर तो क्या होगा, although there was a category of industrial left to the private sector, the sector was kept under the state control through the system of licensing. तो हाउ का आंसर तो ये आ गया। यहां दो क्वेश्चन बन रहे, वाई और हाउ। हाउ का आंसर तो एक वन वर्ड आ गया, क्या आएगा? ये कैसे कंट्रोल किया? थ्रू द लाइसेंसिंग। ठीक है, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन कि वाई क्यों क्यों जरूरत पड़ी। तो इसके हमारे को 2 पॉइंट्स लिखने हैं। तो सबसे पहले पॉइंट का आप कीवर्ड निकालो, लिखवा रखा है मैंने कीवर्ड, बताओ क्या है? No new industry was allowed. ठीक है, तो ये पूरा फर्स्ट कीवर्ड ये निकालो, नो न्यू इंडस्ट्रीज वाज अलाउड। या तो ये कीवर्ड ले सकते हो या फिर आप ये लिख सकते हो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज। तो आप कोई सा भी ले लीजिए, क्योंकि उस टाइम में क्या था कि जो न्यू इंडस्ट्रीज थी, बेसिकली क्या हो रहा था कि जो टाटा अंबानी, ये जो फ्यू इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इन लोगों ने क्या कर रखा था कि लिमिटेड एरियाज में ही इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश होती जा रही थी। और ये रीज़न है कि आज भी गुजरात और महाराष्ट्र, आप देख लो शुरू से ये इंडस्ट्रियली पार्ट पे हमेशा डेवलप रहे हैं। आज भी देख लो जो आप कि महाराष्ट्र और गुजरात में तो ये है कि गुजरात की इंडस्ट्रीज इतनी है कि गुजरात इक्वल्स टू होल कंट्री, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज गुजरात नंबर 1 है। तो क्योंकि शुरू से ही क्या रहा है, वहीं सारा इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है, अभी भी हो रहा है। तो उस वजह से क्या था कि गवर्नमेंट चाह रहा था कि भाई जो है वो जो नए लाइसेंस है, न्यू इंडस्ट्री वाज अलाउड ओनली लाइसेंस। तो लाइसेंसिंग क्यों रखा है? क्योंकि गवर्नमेंट वांट टू डेवलप द बैकवर्ड एरियाज लाइक राजस्थान, बिहार, यूपी। इन एरियाज में क्या था बेसिकली जो है वो इंडस्ट्री सेटअप नहीं हो रही थी। तो गवर्नमेंट का यही था कि वो एक लाइसेंस एक चेक था कि भाई अल्टीमेटली उसका जो रीजनल डिस्पैरिटीज है वो खत्म हो। ठीक है, तो इस वजह से सेकंड पॉइंट क्या है, कीवर्ड क्या लिखाया था? एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है ना, इवन एज एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री। तो जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री उनको भी लाइसेंस की जरूरत थी, क्यों? इसका रीजन बताना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहला कीवर्ड क्या था कि न्यू इंडस्ट्री थी उसको लाइसेंस की जरूरत थी, और जो एग्जिस्टिंग थी उसको भी लाइसेंस की जरूरत थी, और उनका फिर रीजन लिखना आपको। तो न्यू इंडस्ट्रीज को लाइसेंस की जरूरत क्यों थी वो हमने रीजन बता दिया, क्योंकि रीजनल वेरिएशन था। अब हम कहते हैं कि एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज थी उनको भी लाइसेंस लगा दिया। उनके लिए लाइसेंस क्यों लगाया? क्योंकि एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज जो थी वो बेसिकली उनकी वजह से हमारी इकोनॉमी में कुछ गुड्स का सरप्लस हो रहा था और कुछ का क्या हो रहा था, शॉर्टेज। मतलब वो क्या कर रहे थे, जो प्रॉफिट मेकिंग गुड्स होती है उन्हीं का ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही थी, और जो वेलफेयर से रिलेटेड या पब्लिक से रिलेटेड गुड्स का वो कम प्रोडक्शन कर रही थी। तो इस वजह से हमारी इकोनॉमी में क्या हो रहा था, कुछ गुड्स का सरप्लस हो रहा था, कुछ का क्या हो रहा था, शॉर्टेज हो रही थी। इस वजह से सोशल वेलफेयर जो है वो कम हो रहा था। तो ये रीजन था। देखो, इवन द एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री हैड ऑब्टेन्ड अ लाइसेंस फॉर द एक्सपेंडिंग आउटपुट फॉर द डाइवर्सिफाइंग प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग ए न्यू वेराइटी। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। दिस वाज मेंट टू एंश्योर, देखो ये रीजन लिखा हुआ है यहाँ, एंश्योर दैट द क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस वाज नॉट मोर देन व्हाट द इकोनॉमी रिक्वायर्ड। ये आंसर था। तो इस वजह से वो इम्बैलेंस था, उससे हमारा जो सोशल वेलफेयर था वो क्या हो रहा था, कम हो रहा था। आई होप ये क्लियर है क्या क्वेश्चन का आंसर? अब बच्चे इसको हमेशा क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, हमेशा गलत आंसर लिखते हैं। मैं कहता हूं कि आपको फोकस ही यही करना है। डे 1 से आप इसी पे फोकस रखिए। बाकी देखो, अगर आईपीआर का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो वो तो बहुत ईजी है, उसमें तो बस मीनिंग लिखना है, ऑब्जेक्टिव लिखना है और 3-fold क्लासिफिकेशन, तो वो तो वैसे रीडिंग से भी हो जाता है। तैयार ये करना है। अब इसमें भी मैंने ईजी कर दिया। इसके अंदर बस आपको एक तो लाइसेंस वर्ड याद रखना है, एक आपको न्यू इंडस्ट्री और एक एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री। ओनली 3 वर्ड्स में हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी तो देखो आईडी के अंदर रटना तो पॉसिबल भी नहीं है, बाकी तो आपको डेवलप करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है आईडी में। तो वो स्मार्ट स्टडी यही है कि आपको बस कीवर्ड याद रखने,
ये नोट कर लेने आपको, आपके नोट्स में मार्क कर लेने, बाकी बस बार बार रीडिंग लगाते रहिए, आंसर्स को डेवलप करते रहिए। इज इट क्लियर नाउ? आगे चले? Yes, sir. चलो Yes, sir. अब लास्ट टॉपिक आ गया बच्चे इसका, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। बहुत इजी सा टॉपिक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। एक बार बताओ स्कैनर में देख के इस पे कोई क्वेश्चन आया है क्या? डेफिनेटली 1 मार्क्स का तो आया है इस पे, और शायद अभी लास्ट ईयर इस पे बड़ा क्वेश्चन भी आया है, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो देखो आप स्कैनर में देखिए, जब तक मैं बता देता हूँ। एक तो ये क्वेश्चन तो हमेशा आया हुआ ही है, ये कार कमेटी वाला क्वेश्चन है ना, और एक ये ईयर 1955 की व्हेन वाज द कार कमेटी स्टैब्लिश, ठीक है। और ये किससे रिलेटेड है, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो इस पे रिलेटेड क्वेश्चन एमसीक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद एक इसकी डेफिनेशन का क्वेश्चन बनता है, इसकी इन्वेस्टमेंट लिमिट बनती है। तो डेफिनेशन इसकी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की है वो किससे होती है? इन्वेस्टमेंट से। अब इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो आप लोगों को मैं क्लियर कर देता हूं, क्योंकि बुक्स में कुछ अलग दे रखा है, एनसीईआरटी में कुछ अलग दे रखा है, और अभी लेटेस्ट है वो अलग आ गया। तीनों का आइडिया क्या किसी को? भाई यहाँ कंफ्यूजन 3 जगह होता है, बताओ कि यार सबसे पहले चलते हैं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में इन्वेस्टमेंट लिमिट कितनी दे रखी है? तो मेरे को वो नहीं पता, मतलब अभी करंट सिचुएशन और पुराने समय का पता है। बताओ। पहले मतलब जो 5 लाख एक्सीड नहीं करती थी, और अभी 10 करोड़ है। 10 करोड़ है, बिल्कुल, एट लेटेस्ट तो 10 करोड़ है ना। और फिर एनसीईआरटी में 5 लाख था, 5 लाख से कितना 1 करोड़ हो गया, देखो यहाँ लिखा हुआ है सब। देखो 5 लाख था, नोट एक्सीड द 5 लाख, फिर क्या हो गया लेटर, उसके बाद में क्या होगा, अलाउड टू द 1 करोड़। ये 1 करोड़ इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में अभी भी 1 करोड़ ही दे रखा है, ठीक है। तो 1 करोड़ हमें ध्यान में रखना है, 5 लाख का भी इंपॉर्टेंस से खत्म, 1 करोड़ इज वेरी अप्रोप्रिएट, क्योंकि वो लेटेस्ट दे रखा है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। और जो बुक्स है उसमें 5 वो दे रखा है 5 करोड़, क्या दे रखा है? 5 करोड़। जो रिफ्रेशर्स है उनमें 5 करोड़ दे रखा है, और जो लेटेस्ट है वो 10 करोड़ से आ गया। तो ये सब हमारे को पता होना चाहिए। डेटा है जो 1 मार्क्स में, कुछ डेटा आईडी का होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए। तो आई होप ये आपको इसमें ध्यान में रखना है। तो डेफिनेशन इससे बनी जाएगी, देखो यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है नीचे, मीनिंग द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज प्रेजेंटली डिफाइंड एज द वन हुज इन्वेस्टमेंट डज नॉट एक्सीड द 5 करोड़। तो 5 करोड़ की जगह आपको क्या करना है? 1 करोड़ करना है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना है हमारे को। in respect to 69 आइटम रिजर्व्ड मैन्युफैक्चरिंग फॉर द स्मॉल इन सेक्टर्स। तो ये डेफिनेशन में 1 करोड़ कर लेना आप, ये डेफिनेशन हो गया। अब आते हैं इसके रोल एंड इंपॉर्टेंस। तो बताइए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के रोल एंड इंपॉर्टेंस हम वैसे ही इजीली, बहुत ईजी है इसको, आपको कहीं रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है उसके 2 रोल्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो इनइक्वालिटीज वाले दोनों पॉइंट, एक रीजनल इनइक्वालिटी और एक पर्सनल इनइक्वालिटीज। इन दोनों को अगर खत्म करना था तो उसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या था? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। बिकॉज इसमें क्या होता है कि जो लार्ज हाउस थे, जो लार्ज इंडस्ट्रियल थे, लार्ज इंडस्ट्री को सेटअप करना हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट और बहुत सारी चीजें। अगर आज मैं सोचता हूं कि यार जियो की जगह मैं पीओ स्टार्ट कर दूं तो इम्पॉसिबल, क्योंकि जियो का जो इन्वेस्टमेंट है वो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो गया कि हर कोई उसमें एंट्री नहीं कर सकता, ओलिगोपोली मार्केट हो गया। तो अब फिर इनके से कॉम्पीट कैसे करें? तो इनको कॉम्पीट करने का तरीका ये है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बेस्ट, और कि भाई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट कम होता है, न्यू एंटरप्रेन्योर्स आ सकते हैं, और इनकी लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, ये कहीं भी क्या कर सकते हैं हम इसको, क्योंकि इनका जो इनपुट है वो बेसिकली क्या होता है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंडस्ट्रीज होती है, तो इस वजह से इनकी लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी होती है। बाकी हैवी इंडस्ट्री और लार्ज स्केल तो क्या होता है, वो तो बेसिकली वहीं स्टैब्लिश होगी जहां उसका इनपुट अवेलेबल होगा, तो उनकी लिमिटेशंस होती है। तो 3 पॉइंट तो हमारे ये बन गए कि इससे एक रीजनल इंबैलेंस खत्म होगा, एक पर्सनल इनक्वालिटीज खत्म होगी, और एक लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसकी। इसके अलावा आपको पता है कि हमारा इंडिया के अंदर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का जो कंट्रीब्यूशन है फॉरेन ट्रेड में, वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से आप पॉइंट बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट लेबर इंटेंसिव होता है। अच्छा, एक एम्प्लॉयमेंट का तो हम भूल ही गए, सबसे इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड होते हैं। तो लेबर इंटेंसिव मतलब एम्प्लॉयमेंट, और उसके बाद फिर क्या दे रखा है? इक्विटी ओरिएंटेड, रेफरिंग टू द इंटर रीजनल, रीजनल इम्बैलेंस वाला पॉइंट आ गया। फिर पर्सनल इक्वलिटी मतलब रिच और पुअर वाला, और उसके बाद फिर आ गया एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, क्योंकि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करना है तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके लिए ये उस पर बेस्ड होती है, तो वहाँ भी इसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और एक्सपोर्ट प्रमोशन मैंने आपको बता ही दिया। तो बताओ ये पॉइंट्स हैं, एक बार देखिए, कोई डाउट है? जस्ट रीड आउट ऑल द पॉइंट्स।
पढ़िए एक बार। हालांकि इनमें भी हमारे को कोई ऐसे शॉर्ट नोट्स लिखना है तो कोई सेट लैंग्वेज नहीं है इनमें, तो इनमें जहाँ देखो शॉर्ट नोट्स में सेट लैंग्वेज होगी वहाँ मैं कीवर्ड बताऊंगा, बाकी तो आप जनरल आंसर लिखना होता है तो वो आप बस पॉइंट याद कर लीजिए, उनकी रीडिंग लगा लीजिए और अपनी लैंग्वेज में उसको क्या कर लीजिए, कन्वर्ट करके आप लिख सकते हैं। तो रटने की ज़रूरत नहीं है, केवल समझने की ज़रूरत है। इट्स क्लियर? यस सर। ना अब व्हाट इज नेक्स्ट? देखिए अब इसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते। अच्छा आपने देखा क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? अभी तक क्या आया हुआ है बताइए? स्कैनर में क्या हुआ? 3 इयर्स का जो स्कैनर है सीबीएसई, उसमें कुछ आया है क्वेश्चन? चेक करा किसी ने? नहीं आया अभी तक क्वेश्चन ही नहीं आया इसका। 1 मार्क्स में तो आया हुआ है, कैसे नहीं आया? 1 मार्क्स में तो आया है। एमसीक्यू में हाँ 100% आया है, वो तो मेरे को याद ही है। तो कोई बड़ा क्वेश्चन मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस लास्ट ईयर ही आई है या उससे लास्ट, ऐसा मेरे को लग रहा है, आई डोंट नो, नहीं आई होगी, है ना? तो अब देखिए इस पे जो क्वेश्चन बनता है ये वाला क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट बनता है इस पे भाई। एक तो क्या इसमें क्वेश्चन बन गया, डेटा का क्वेश्चन इसमें बनता है डेफिनेटली। कार कमेटी का व्हेन वाज एस्टैब्लिश रिलेटेड टू, ठीक है। इसके अलावा इसकी इन्वेस्टमेंट लिमिट के डेटा, वो सारे आपको याद, वहां से क्वेश्चन बनता है। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है इस पे एक शॉर्ट नोट्स आ सकता है, ठीक है, कि व्हाट वर द रोल एंड इंपॉर्टेंस और डेफिनेशन, डिफाइन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड व्हाट आर द रोल इन द इकोनॉमी, उस तरीके से आ सकता है। और थर्ड क्वेश्चन जो है वो ये बनता है। थर्ड क्वेश्चन क्या है? हाउ डिड द गवर्नमेंट प्रमोट एंड प्रोटेक्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट बनता है, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें आप देखेंगे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में पहले क्या हुआ था, बेसिकली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था, रिजर्व कर दिए थे प्रोडक्ट्स। रिजर्व का मतलब कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो एक्सक्लूसिवली कह दिया कि भाई ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, ताकि जिसकी वजह से क्या हो कि उनको प्रमोशन मिले। तो एक तो स्टेप्स ये ली गई, देखिए फॉर द पर्पज प्रोडक्शन ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट वाज रिजर्व, तो इसमें कीवर्ड याद रखना है, रिजर्व वर्ड, ठीक है। सेकंड, दे वर आल्सो गिवन द कंसेशन, दो वर्ड याद रखने, रिजर्व्ड और कंसेशन। कंसेशंस क्या होती है? लाइक जैसे पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो लैंड उनको है वो एक कंसेशनल रेट पे दे दी, डिस्काउंट रेट पे, इलेक्ट्रिसिटी की रेट, ठीक है, और टैक्स बेनिफिट्स। तो ये सारे क्या कर दिए गवर्नमेंट ने, अभी भी दे रखा है और पहले भी दे रखा था। तो ये कंसेशन अभी भी गवर्नमेंट ने दिया है और पहले भी दे रखा है, तो इसलिए क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलप। तो बस इसका आंसर मेरे पास है कि हाउ डिड द गवर्नमेंट प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो बस दो वर्ड याद रखने हैं, कौन कौन से बताओ? ओनली 2 वर्ड्स, कीवर्ड्स आर टैक्स कंसेशंस और कंसेशन। वर्ड लिखो आप, कंसेशन में बहुत सारी चीजें आ जाती है। और उसके बाद फर्स्ट कौन सा है? रिजर्व, प्रोडक्ट वाज रिजर्व। बस 2 वर्ड याद रखो और आराम से लिख देंगे। और अगर मालूम है ये क्वेश्चन अगर मैंने डिस्कस नहीं किया आपसे और आता है तो बच्चे नहीं करके आते हैं। मेरा एक्सपीरियंस है कि जैसे होम एग्जाम में मैंने कई बार पूछा है क्वेश्चन, बच्चे इसका आंसर नहीं लिख पाते, जबकि ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर, है ना, कि आप आंसर नहीं लिख पाओ, बट वो छोड़ के आ जाते हैं, नहीं सर समझ में नहीं आया क्वेश्चन, ये है वो है। तो इसीलिए मैंने ये क्या जो क्वेश्चन है ना वो क्वेश्चन के साथ उसका आंसर भी नीचे लिख दिया, ताकि एटलीस्ट, क्योंकि मैंने देखा है कि यही बच्चे गलतियां करते हैं, ये मिस्टेक्स ना हो। तो आई होप ये आपका कंप्लीट हो गया जी। इंडस्ट्रियल सेक्टर इज